वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने जा रहे हैं ओनोडा। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। वैसे मैं ये चीजें बताता तो नहीं हूँ, लेकिन आज बता रहा हूँ आपको। मूवी की शुरुआत 15 सितंबर 1974 के सीन से होती है दोस्तों। इसमें दिखाते हैं कि जापान का एक नौजवान टूरिस्ट एक फेरी पर सफर कर रहा है। वो फेरी उतरकर जंगल की राह पकड़ता है और फिलीपींस में स्थित लुबांग आइलैंड के तट पर उतर जाता है। यहाँ वो अपना टेंट गाड़ता है और उस पर जापान का झंडा फहरा देता है। उसके पास ही एक पेड़ पर वो रेडियो टांगता है जिस पर जापानी फौज का गाना बजने लगता है। इसके तुरंत बाद सीन एक सैनिक पर शिफ्ट होता है जो अकेला पिट्ठू लादे राइफल हाथ में थामे जंगल में घूम रहा है। साथ ही वो कुछ फूल भी तोड़ता है, जाकर उनको एक खेत में बनी अपने साथियों की कब्र पर चढ़ा देता है। इसी बीच वो बुदबुदाता है वो जरूर आएंगे, और फिर वो सैनिक नदी किनारे चला जाता है। तभी जापानी फौज के गाने की धुन उस सैनिक के कानों में पड़ती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसके ओंठ जापानी फौज के उस गाने को गुनगुनाने लग जाते हैं और फिर आंखें बंद करके वो अतीत में खो जाता है। ये सैनिक ओनोडा है दोस्तों। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। दिखाया जाता है कि दिसंबर 1944 का वक्त है। जगह होती है जापान का वाकायामा। ओनोडा नशे में धुत होता है दोस्तों। लड़खड़ाते हुए कमरे में घुसता है। वहाँ रखे फर्नीचर से टकराते हुए कोने में जाकर गिर पड़ता है। ओनोडा के ज्यादा शराब पीने की वजह यह है कि उसका पायलट बनने का सपना टूट गया था। दरअसल ऊंचाई की डर की वजह से वो अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाता। उसे ऊंचाई पर जाते ही चक्कर आ जाते हैं और मौत का डर सताता रहता है। तभी वहाँ पर मेजर तनिगुची आते हैं जो ओनोडा को कोने से बेंच पर बिठाकर कहता है, प्राउड फील करने के लिए केवल फौज में पायलट बनना जरूरी नहीं है, तुम और भी ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे लोगों को तुम पर गर्व हो। और उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर तनिगुची की पहल पर ओनोडा को सीक्रेट मिशन को अंजाम कैसे देना है, छापामार यानी कि गुरिल्ला युद्ध कैसे करना है, मुश्किल हालत में हर हाल में कैसे जिंदा रहना है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। कुल मिलाकर एक कमांडो जैसी ट्रेनिंग होती है। इसके बाद ओनोडा अपने फादर से मिलने जाता है। ओनोडा के फादर उसको ड्रिंक ऑफर करते हैं, लेकिन वो ठुकरा देता है क्योंकि उसने पीना छोड़ दिया है। वो अपने फादर को बताता है कि मुझे जंग पर निकलना है, लेकिन मुझे कहाँ भेजा जाएगा ये मुझे अभी तक नहीं मालूम। अब ओनोडा के फादर उसको एक चाकू देते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारा शरीर तुम्हारे देश की अमानत है, इसे जीते जी दुश्मन के हाथ मत लगने देना। इसके बाद अब ओनोडा को ऑपरेशन के लिए फिलीपींस के लुबांग आइलैंड भेज दिया जाता है। वहाँ ओनोडा को रिसीव करने के लिए कैप्टन डेविड आता है। डेविड ओनोडा को जापानी सैनिकों के कैंप में लेकर जाता है जहाँ उसे फिलीपींस के ताजा हालात की जानकारी दी जाती है। फिर डेविड ओनोडा का इंट्रोडक्शन वहाँ पर मौजूद सैनिकों से कराता है, लेकिन वो लोग उसको सीरियसली लेते ही नहीं। दरअसल बात यह है कि ओनोडा ना रेगुलर आर्मी मैन नहीं है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट सुईहिरो आते हैं। ओनोडा उनसे कहता है कि जनरल स्टाफ के आदेश के अनुसार हमें गुरिल्ला युद्ध करना चाहिए, लेकिन लेफ्टिनेंट सुईहिरो उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि एक तो ओनोडा को कोई जंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ऊपर से वो ये चीज करके रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके बाद ओनोडा बाकी सैनिकों से कहकर राशन और हथियार एक गुफा में रखवा देता है। बोरी लादने के इस काम में सैनिक बहुत थक जाते हैं और फिर आराम करने को मन करता है उनका, लेकिन ओनोडा कहता है कि ये आराम का वक्त नहीं है, जल्दी काम पर लगो। अब इनके पोजीशन पर लौटते ही डेविड वहां पहुंच जाता है और ओनोडा पर गुस्सा करता है। कहता है कि मेरे आदेश के बगैर तुमने राशन और हथियार गुफा में क्यों रखवाया, सारे सैनिक इस काम में थक गए हैं बताओ। लेकिन वो और कुछ कह पाता इससे पहले उसको वोमिट हो जाती है। दरअसल डेविड की तबीयत खराब होती है क्योंकि डॉक्टर ये मेडिसिन न होने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तभी आइलैंड का मेयर वहां पर आता है और शिकायत करता है कि जापानी सैनिक उनके किसानों की कॉफी और चावल चुरा रहे हैं। लेकिन डेविड यहाँ पर अपने सैनिकों का पक्ष लेकर मेयर से बहस करता है। कहता है कि जापानी सैनिक ऐसा कतई नहीं कर सकते, वो चोर नहीं है। उनके बीच बहस चली रही होती है कि तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद डेविड ओनोडा को जल्दी से 900 कैंप में जाने का आदेश देता है। इसी बीच होता यह है कि एक गोली डेविड को आकर लग जाती है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। मगर समय गंवाए ओनोडा 900 कैंप में चला जाता है। वहाँ उसे अकेला सुईहिरो बैठा दिखाई देता है जो कि जख्मी होता है। तब सुईहिरो ओनोडा को बताता है कि मैं बाकी सैनिकों के साथ दुश्मन से लोहा लेने के लिए नाव में सवार हो गया था, लेकिन दुश्मन के हमले में सारे सैनिक मारे गए और मैं किसी तरह अकेला यहाँ बचकर निकल पाया हूँ। तभी ओनोडा देखता है कि 900 कैंप में ज्यादातर बीमार लोग हैं। ओनोडा उनको साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन अब उनमें चलने फिरने की भी हिम्मत बाकी नहीं होती। उधर दुश्मन लगातार करीब आ रहा होता है। इन बीमारों को तो पक्का यकीन होता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, तो वो पूरा ग्रुप बनाकर अपनी जान देने का फैसला करते हैं। अब ओनोडा एक बीमार को बम देता है और फिर ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो अपने सैनिकों के साथ वहां से निकल जाता है। अब थोड़े आगे जाने पर ओनोडा को लगता है कि यार बहुत भूख लगी हुई है, कुछ खाना चाहिए। फिर वो तय करता है कि सभी खाने के लिए गुफा में जाएंगे, लेकिन जब वो देखता है कि वहां जाकर कुछ सैनिक खाने के लिए लड़ रहे हैं तो वो एक को थप्पड़ मारकर लड़ाई खत्म कराता है। सुईहिरो वहां पर बैठा ये सारी चीजें देख रहा होता है।
वो ओनोडा से कहता है कि अगर हमें कुछ हो गया सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो कहता है कि हमें राशन 2 जगह रखना चाहिए। तभी ओनोडा देखता है कि सुईहिरो की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अचानक वो भी वॉमिट करने लग जाता है। सुईहिरो की हालत देखकर वहाँ पर बैठा एक सैनिक जैक समझ जाता है कि सुईहिरो की हालत अब बिल्कुल ठीक नहीं है, वो मरने वाला है। लेकिन दोस्तों सुईहिरो की एक आदत है कि वो किसी भी लालच के लिए कभी भी दुश्मन के सामने सरेंडर कर सकता है, और यही बात जैक ओनोडा को भी बताता है कि सुईहिरो से सतर्क रहना, क्योंकि ये कभी भी सरेंडर कर सकता है तो हम फंस जाएंगे। ओनोडा उसका सुझाव मान लेता है। अब वो अपने लिए एक मजबूत टीम चुनता है जिसमें वो जैक, ली, ओशिमा, साकामोटो, साटो और शिंडा को शामिल करता है। ये सभी शरीर से बहुत ही मजबूट होते हैं और लेफ्टिनेंट सुईहिरो और दूसरे सैनिकों की तरह इनका ध्यान हर वक्त खाने पे नहीं रहता। इस तरह सैनिकों की 2 टीमें बढ़ जाती है। इसके बाद ओनोडा लेफ्टिनेंट सुईहिरो और बाकी सैनिकों को अपने साथ 2 बोरी चावल ले जाने के लिए कहता है। अब 2 टीमें हो जाती है। ओनोडा अपनी टीम से कहता है कि मैंने तुम सबको इसीलिए चुना क्योंकि तुमने मुझे जज्बा दिखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस जज्बे को कायम रखना। फिर ओनोडा अपने सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार करता है। उन्हें बताता है कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध में अब वो इसी तकनीक का सहारा लेंगे। लेकिन ओनोडा अपने मिशन पर कामयाब हो पाता उससे पहले एक रात जब ओनोडा और बाकी सभी साथी नींद में होते हैं तो ओशिमा, साकामोटो और साटो तीनों उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें यूं भाग जाने से ओनोडा बड़ा दुखी और गुस्से में जरूर होता है दोस्तों, लेकिन वो अपने बाकी सैनिकों का हौसला बढ़ाता रहता है। इसके बाद तो ओनोडा अपने बाकी 3 साथियों के साथ अमेरिकी सैनिकों पर अटैक का प्लान बनाता है, लेकिन वहाँ पर हो रही बहुत तेज बारिश उसके प्लान पर पानी फेर देती है। बारिश रुकने पर ओनोडा देखता है कि ली बीमार पड़ा है। दरअसल उन्हें जंगल में न ही ढंग का कोई खाना मिल रहा होता है और न ही कोई जरूरी आराम। हर वक्त दुश्मन का खतरा बना रहता है। इस हालत में इनके लिए रहना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। किसी तरह दिन कटते हैं और एक दिन शिंडा पेट भरने के लिए एक जंगली फल तोड़कर लेकर आता है। वो देखता है कि ली उस फल को काट रहा है, तभी शिंडा उसको रोक लेता है। ली को समझ नहीं आता कि शिंडा ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल ली गौतची नाम का फल तोड़कर लाया था और किसान होने के नाते शिंडा जानता है कि इस फल का सफेद रंग का हिस्सा जहरीला होता है। तो वो ली को सावधानी बरतने और गौतची का सफेद रंग का हिस्सा छोड़कर बाकी का फल खाने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही होती है। उनका ये दिन भी बारिश रुकने का इंतजार में बीत जाता है। बारिश बंद होने के बाद ओनोडा अपने तीनों साथियों के साथ गुफा से जंगल की तरफ निकलता है। वो अभी थोड़ी दूर जाता है कि ओनोडा को एक पेड़ के नीचे अपने भागे हुए साथी मरे हुए मिलते हैं। दरअसल उन्होंने वो गोच्ची नाम का फल पूरा खा लिया था जिसका सफेद हिस्सा जहरीला होता है। और अब ओनोडा और उसके साथी चलते चलते गांव में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि गांव पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। ओनोडा समझ आता है कि दुश्मन यहाँ पर भी पहुंच चुका है। तभी उन्हें समुद्र में दूर एक जहाज दिखाई देता है। इसके साथ ही उन्हें कुछ ऐसे निशान मिलते हैं जो जापानी सैनिकों को मिली यातनाओं की कहानी बताते हैं। ये देखकर ओनोडा और परेशान हो जाता है कि कितना बुरा हुआ इन लोगों के साथ। तभी 2 गांव वाले ओनोडा और उसके साथियों को बताते हैं कि वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन ओनोडा या उसका कोई साथी इस पर कोई रिएक्शन देता अचानक उन पर गोली चला दी जाती है। बदले में ओनोडा और उसके दोनों साथी फायरिंग भी करते हैं जिसमें एक दुश्मन मारा जाता है। तो अब वो छिपने के लिए गुफा में जाने वाले होते हैं। तभी ली ओनोडा से कहता है कि गांव वाले बता रहे थे कि वॉर खत्म हो चुकी है, इसका क्या मतलब है। तो इस पर तो ओनोडा उनको डांट देता और कहता है अगर वॉर खत्म हो गई होती ना तो लोग हम पर इस तरह फायर नहीं करते। अमेरिका और फिलीपींस दोनों ही हमारे दुश्मन हैं। हमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ हमें ट्रेनिंग एक आम फौजी की नहीं बल्कि स्पेशल सीक्रेट कमांडो की तरह दी गई है। और ये बात करके दोस्तों ओनोडा को फिलीपींस आने से पहले अपने ट्रेनिंग के दिन याद आ जाते हैं और मूवी की कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। और अब मूवी में दिखाया जाता है कि सीक्रेट जगह पर ओनोडा की ट्रेनिंग चल रही है, जहाँ करीब 8 से 10 ट्रेनिज को मेजर तनिगुची कमांडो की जिंदगी का पाठ पढ़ा रहे हैं। तनिगुची कहते हैं कि एक जापानी सीक्रेट सर्विस का बंदा कभी सुसाइड नहीं कर सकता। हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, एक कमांडो को डटे रहना होगा, हर हाल में जिंदा रहना होगा। ओनोडा को ट्रेनिंग के दौरान ये भी बताया जाता है कि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। उसे अपने मिशन के दौरान हर तरह का डिसीजन खुद लेने की आजादी होगी। इसके साथ ही ओनोडा को ये भी बताया जाता है कि उसे इस काम का कोई भी इनाम नहीं मिलेगा, ये एक सेल्फलेस जॉब होगी। इसके बाद ट्रेनिंग दे रहे मेजर तनिगुची ओनोडा और बाकी ट्रेनिज से कहते हैं कि मिशन पर चाहे कितने भी साल आपको टिकना पड़े, आपको टिकना होगा। 3, 4, 5 साल जितने लगे, आपको जिंदा रहकर हमारा इंतजार करना होगा और याद रखिए हम आपको लेने जरूर आएंगे। इसके बाद सभी को उनकी तैनाती की जगह भेज दिया जाता है। और अब कहानी आती है प्रेजेंट में। ओनोडा अपने साथियों को बताता है कि मुझे पता था वॉर लंबी चलेगी, इसलिए मैं अपने साथ इतना गोला बारूद लेकर आया हूँ। साथियों आगे कहता है कि मेरे साथ जो कमांडो ट्रेन हुए थे उनको प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों पर भेजा गया है और मुझे पक्का यकीन है कि हमारी सेना आएगी, फिर हम यहाँ पर पूरा कब्जा कर लेंगे। वो अपने साथियों को भी साफ बता देता है कि अगर कोई चाहे तो अभी सरेंडर कर सकता है, क्योंकि अगर सेना के काम में किसी ने बाधा बनने की कोशिश की
तो उससे दुश्मन जैसा बर्ताव किया जाएगा। मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, उसे मार दूंगा। ओनोडा के सभी साथी मरते दम तक उसका साथ देने का वादा कर देते हैं। अब ओनोडा उसी आइलैंड को अच्छी तरह मुआयना करता है और मैप पर लोकेशन के आधार पर हर द्वीप को एक अलग नाम देता है। साथियों अपने साथियों को कहता है कि आइलैंड को कंट्रोल में रखने के लिए, मतलब यहाँ के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए हमें लोगों को डरा कर रखना होगा। लिहाजा दोस्तों ओनोडा और उसके साथी वहाँ कोई ना कोई कारनामा करते ही रहते हैं। वो वहाँ के किसानों के अनाज की चोरी करते हैं, उनके खेतों में आग लगाते हैं ताकि अगर जापानी सेना कहीं आसपास आ जाए तो आग और धुएं के जरिए उनकी लोकेशन को ट्रेस कर पाए। लेकिन ना तो सेना आसपास पहुंचती है और ना ही ओनोडा और साथियों की दिनचर्या में कोई बदलाव आता है। जंगल में वो ठीक से सो भी नहीं पाते, हर वक्त हमले की आशंका बनी रहती है। ना उन्हें अच्छा खाना नसीब होता है और ना ही नींद, ना ही घर परिवार, कुछ नहीं। एक ही ड्रेस में पीठ पर पिट्ठू और राइफल लादे जंगल में भटकते भटकते ओनोडा के साथ ही थक जाते हैं। इसी तरह करीब 4 साल बीत जाते हैं दोस्तों, और अब फरवरी 1948 का दिन आता है। ली ओनोडा और बाकी सैनिकों के साथ जंगल में भटकता भटकता बहुत परेशान हो चुका था। वो शिंडा से पूछता है कि आखिर हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उसे उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिलता। और अब 2 जून 1948 का दिन है। बाहर बारिश हो रही होती है। ली से अब ये जिंदगी और नहीं जी जा रही होती है। वो अपनी बंदूक वहीं छोड़कर भाग जाता है। इसी बीच बारिश भी बहुत होती है। इससे बचने के लिए शिंडा और जैक नारियल के पत्तों से झोपड़ी तैयार करते हैं। कुछ वक्त के बाद ओनोडा जंगल की तरफ जाता है तो उसे ली बेहोश मिलता है। फिर वो उसे अपने कंधों पर लाद कर झोपड़ी में लाता है। ली को बहुत तेज बुखार होता है। फिर ये लोग उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। जैसे ली होश में आता है तो ओनोडा को अपनी देखभाल करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। लेकिन इस बार ओनोडा ली से कहता है कि तुम बार बार हम पर शक करते रहते हो और भागने की कोशिश करते हो, क्यों? देखो अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो एक ही बार चले जाओ। इस तरह बार बार मत करो पागलपन। दोस्तों धीरे धीरे इस तरह करीब 1.5 साल और बीत जाता है। 2 सितंबर 1949 का दिन आ चुका है। बारिश पूरी तरह रुक जाती है। ऐसे में यहाँ पर रुकने का इनको कोई फायदा नहीं लगता तो ओनोडा और उसके साथी वो झोपड़ी छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ ओनोडा और उसके साथी अब बेहद ही कमजोर हो जाते हैं। उन्हें ढंग का खाना खाए बहुत टाइम हो गया था। शिंडा कहता है कि पास के गाँव में जाकर शिकार करते हैं, वहाँ कुछ मांस मिल जाएगा तो उसे खाते हैं। लेकिन इस पर जैक की शिंडा से बहस हो जाती है और जैक पर जैसे पागलपन सवार हो जाता है। वो शिंडा को बहुत मारता भी है, लेकिन टीम लीडर ओनोडा शिंडा की तरफ हो जाता है। दोस्तों उसे भी लगता है कि सभी साथियों को अच्छे खाने की जरूरत है ताकि उनमें ताकत आ जाए। वो सभी शिकार के पीछे जाते हैं, लेकिन तभी गांव के लोग ओनोडा और उसके साथियों पर गोली चला देते हैं। गोलाबारी में शिंडा जख्मी हो जाता है और कुछ देर के बाद दम भी तोड़ देता है। तो जैक उसके मरने के पीछे खुद को जिम्मेदार मानता है और माफी मांगता है। शिंडा को फिर वहीं पर दफना दिया जाता है। और अब ओनोडा और उसके साथियों पर गोली चलाने वाले किसान को पकड़ लेते हैं ये लोग। ली किसान पर चाकू से वार करता है, किसान भी जख्मी। जैक भी शिंडा की मौत से गुस्सा होकर किसान को बेरहमी से मार कर उतार देता है और इन सब में किसान की जान चली जाती है। अब रात में जब ये सभी सो रहे होते हैं, ली एक बार फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी ओनोडा की नींद खुल जाती है और इस बार तो वो ली पर गन तान देता है, लेकिन इसके बावजूद ली रुकता नहीं। दरअसल वो शिंडा की कब्र पर जा रहा होता है और इस तरह अब यहाँ पर ओनोडा के साथ सिर्फ जैक बचता है। दिन है 1 जनवरी 1950 का। पूरे आइलैंड पर जबरदस्त बारिश होती है। ओनोडा और जैक भी अपनी झोपड़ी में सोए होते हैं। तभी ओनोडा को स्पीकर पर ली की आवाज आती है। ओनोडा और जैक भी अपनी राइफल उठाकर आवाज की दिशा में चल रहे होते हैं, दूरबीन को साथ में रखते हुए। तभी दूर पहाड़ी पर 2 टेंट लगे होते हैं जिनके बाहर कुछ लोगों के साथ वहाँ ली नजर आता है। ली स्पीकर पर उन्हें बताता है कि वॉर खत्म हो चुकी है और मैंने सरेंडर कर लिया। ली ये भी बताता है कि फिलीपीन सरकार ने हमें माफ कर दिया है। यहाँ मौजूद लोगों में ओनोडा का भाई भी होता है दोस्तों, जो ओनोडा को उसके बचपन में लिखी एक कविता पढ़कर सुनाता है ताकि ओनोडा को उसकी बातों पर यकीन हो जाए। लेकिन ओनोडा को उन पर यकीन नहीं होता। वो इसे दुश्मन की साजिश समझता है और कहता है कि शायद दुश्मन ने हमें बाहर निकालने के लिए ही ये जाल बुना है। जब वो लोग चले जाते हैं तो रात में ओनोडा जैक के साथ उनके टेंट में जाकर वहाँ छोड़ी हुई मैगजीन, न्यूज़पेपर और रेडियो उठा लाता है। वो दोनों न्यूज़पेपर और मैगजीन को पूरा पढ़ जाते हैं, लेकिन उस पर उन्हें वॉर से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिलती। इससे ओनोडा को कंफर्म हो जाता है कि वो पक्का दुश्मन की साजिश थी। वो कहता है कि पक्का दुश्मन ने मेरे पिता और भाई जैसे दिखने वाले लोगों को ढूंढ निकाला होगा और हमें जो कविता सुनाई गई है वो जापानी सेना द्वारा हमारे लिए भेजा गया कोई कोड मैसेज होगा। दोस्तों ओनोडा पूरा गुणा भाग करके उस कोड मैसेज का मतलब निकालता है कि उसे जैक के साथ बीच पर जाकर कोई वारदात अंजाम देनी होगी। और अब जैक और ओनोडा दोनों बीच पर जाते हैं। उन्हें नहाए हुए कई दिन हो चुके थे तो वो राइफल के दम पर वहाँ मौजूद मछुआरों को भगा देते हैं और पानी में खूब एंजॉय करते हैं। अब तारीख आती है 21 जुलाई 1969। एक लंबा अरसा गुजर चुका होता है। ओनोडा और जैक बूढ़े हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन वो अभी भी आइलैंड पर ही होते हैं और जापानी सेना के आने के इंतजार में जंगलों में भटक रहे हैं। अब उनका ज्यादातर वक्त पुरानी बातों को याद करते हुए और रेडियो सुनने में ही बीतता है। इसके बीच उनके रेडियो की बैटरी डाउन हो जाती है तो दोनों रात में गाँव में जाकर बैटरी चुराते भी है, वापस गुफा में आकर रेडियो चालू कर जाते हैं और दोनों इस छोटी सी चीज से बड़े खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों बाहर अभी भी बारिश हो रही है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत छुपी हुई है।
ये दोनों उसे बंदी बना लेते हैं। वो जानते हैं कि बारिश अभी 1 महीने और चलेगी, तो ओनोडा और जैक उस औरत को अगले दिन भी खाना खिलाते हैं, लेकिन उनको अब समझ नहीं आता कि उस औरत का करना क्या है। लेकिन एक रात जब जैक और ओनोडा सो रहे होते हैं तो औरत ओनोडा की बंदूक उठाकर जैक पर गोली चला देती है और गोली सीधे जैक को लग जाती है दोस्तों। हालांकि जैक मरता तो नहीं, पर वो दोनों गुस्से से पागल होकर उस औरत को मार डालते हैं, फिर उसके शव को वहीं पास ही में दफना भी देते हैं। और इस तरह एक लंबा इंतजार करके जैक बड़ा तंग आ चुका होता है। वो किसी तरह बस यहाँ से जाना चाहता है। इसी बीच जब जैक और ओनोडा कपड़े धोने जाते हैं तो जैक की बंदूक गुम हो जाती है, जो कुछ ढूंढने के बाद मिल भी जाती है थोड़ी देर में। लेकिन इसी बीच होता यह है कि उन पर लोग हमला कर देते हैं और इसमें जैक की मौत हो जाती है। ओनोडा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और अब तारीख आती है 10 सितंबर 1973। ओनोडा पूरी तरह अकेला है। वो अभी भी खेतों में आग जलाकर स्मोक सिग्नल देता रहता है, साथ ही अपने मरे हुए साथियों की कब्र पर फूल चढ़ा रहा होता है। ओनोडा को अभी भी उम्मीद है कि जापानी सेना के लोग आकर उसे यहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि आखिर उसके कमांडिंग ऑफिसर का आदेश जो था कि चाहे जितने भी साल हो जाएं, हम तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे। और अब सीन मूवी की शुरुआत में दिखाए गए टूरिस्ट वाले सीन पे शिफ्ट होता है। ओनोडा अपनी राइफल लेकर उस टूरिस्ट के पास जाता है। दरअसल वो टूरिस्ट ली से मिलकर आया है और ली ने ही उसे इस जगह की पूरी जानकारी दी थी। पहले तो ओनोडा को लगता है कि यह दुश्मन का कोई सैनिक होगा, लेकिन जैसे वो उसके पैरों की चप्पल देखता है ना, तो उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई सैनिक नहीं होगा। अब ओनोडा उसको लेकर पानी का स्रोत पार करके एक जगह पर जाता है। वहाँ पर वो टूरिस्ट से बात करता है और तब टूरिस्ट बताता है कि वॉर तो 1945 में खत्म हो चुकी थी और तुम्हारे बारे में मुझे ली ने बताया था। वो ली पता है कितना, 50 देश घूम चुका है, तो एक काम करो तुम भी मेरे साथ जापान चलो। लेकिन ओनोडा पता है क्या कहता है कि पहले कमांडिंग ऑफिसर तनिगुची को लेकर आ जाओ, वो ही बताएंगे कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि उनके आदेश के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस तरह फूट फूट कर रोने लग जाता है। टूरिस्ट भी मेजर तनिगुची को ओनोडा के पास लाने का वादा करके चला जाता है। लेकिन दोस्तों टूरिस्ट अपना वादा निभाता है और फिर उसे जापान में मेजर तनिगुची को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। मेजर तनिगुची अब आर्मी से रिटायर हो चुका है और एक बुक शॉप चला रहा है दोस्तों। टूरिस्ट उससे कहता है कि हमें ओनोडा को वहां से लेकर आना होगा, लेकिन तनिगुची किसी भी तरह मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अब उसका सेना से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों टूरिस्ट जोर देकर कहता है कि देखिए, जब तक आप उसे आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। बहुत समझाने बुझाने के बाद मेजर तनिगुची टूरिस्ट के साथ लुवांग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जंगल में पहुंचकर टूरिस्ट उसी जगह पर अपना टेंट लगाता है जहां ओनोडा उससे मिलने आया था। वो टेंट पर फिलीपींस और जापान का झंडा भी लगाता है और धीरे धीरे ओनोडा भी टेंट के पास आ जाता है दोस्तों। और तब तनिगुची उसे बताते हैं कि वॉर तो 1945 में खत्म हो चुकी थी। और इस तरह 10,000 रातें करीब करीब नामुमकिन हालत में जंगल में काटने के बाद ओनोडा सरेंडर कर देता है। जापानी सेना के प्रतिनिधि अपने इस हीरो को सैल्यूट करते हैं और उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर लेकर जाते हैं। दोस्तों ये कहानी एक सच्चे हीरो की है जिसका नाम था ओनोडा। इसने 10,000 रातें जंगल में बिताई, वो भी फिलीपीन के जंगल में 30 सालों तक। इसको पता नहीं था कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है और इसी पर ये मूवी बनाई गई है, लेकिन डायरेक्टर ने अपनी तरफ से थोड़ा फेरबदल कर दिया है इसमें। बाकी आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।